चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 2 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का मतलब कि दोस्त भी और दुश्मन भी, है ना। फो मतलब दुश्मन। देखो, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए सबसे पहले समझें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। आप लोगों को ध्यान है कि अपने आसपास जो है वो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, है ना। हमारे आसपास कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जिसे हम लोग नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से नहीं देख पाते, क्लियर आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बरोबर ना। जैसे कि देखो, आपकी डेफिनेशन ही बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आईज अलोन, कि नॉर्मल आंखों से हम लोग नहीं देख पाते। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को ध्यान है कि बारिश का मौसम होता है ना, तो बारिश के मौसम में आप घर पे कोई ब्रेड वगैरह अगर खाते हो, तो वो ब्रेड अगर एक दो दिन आप रख दो, तो उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट या तो ग्रे ग्रे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, होते हैं ना। उन धब्बों को अगर आप कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चलेंगे कि उसमें छोटे छोटे एक राउंड 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 उसमें कुछ सर्कल्स होते हैं। ये सब सर्कल्स कहाँ से आते हैं, कौन करता है ये सब सर्कल्स? पता है, ये सब सर्कल्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह पर है, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन आसपास हर जगह पर आए हुए हैं। आप कहीं से कोई छोटी थोड़ी सी मिट्टी लेकर, कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे अगर माइक्रोस्कोप से चेक करो ना, माइक्रोस्कोप से अगर चेक करो, तो उसमें भी आपको हजारों छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते, इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। कि कुछ होते हैं कि जैसे आप लोग कोई खाना 2-3 दिन रख दो, आपने जो रोटी बनाई हो वो रोटी अगर जो है वो 2-3 दिन तक रख दो, तो उसके ऊपर फंगस जमा हो जाती है, वाइट वाइट कलर के वो कॉटन की तरह उसमें जमा हो जाते हैं। तो उसे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोग आंखों से देख पाते हो। लेकिन काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसे आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है ना। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हें मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 ग्रुप होते हैं। कौन से 4 ग्रुप? तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरियाज, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये सब मेनली 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी छोटे प्रोपोर्शन में होते हैं, एकदम छोटे, जिसे मैं बता रहा था कि नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इनके अलावा वायरस, ये वायरस भी माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि वो भी इतने छोटे हैं कि हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन ये है ना, ये वायरस जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? तो वायरस जनरली आधे लिविंग और आधे नॉन लिविंग होते हैं। बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगीज, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब लिविंग है, लिविंग थिंग में इन्हें माना जाता है। जबकि वायरस कैसे होते हैं? तो वायरस जो है वो आधे लिविंग होते हैं और आधे नॉन लिविंग होते हैं। क्यों ऐसा? क्यों आधे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों? तो वायरस ऐसे होते हैं कि जब तक वायरस हवा पे रहते हैं ना, जब तक वायरस हवा में रहते हैं या तो फिर कोई सरफेस पे रहते हैं, तो तब तक ये वायरस नॉन लिविंग होते हैं। इनमें कोई जान नहीं होती। ठीक है, न ये ब्रीथिंग करते हैं, न ये चलते फिरते हैं, न ये और कोई इनका वर्क होता है। इनमें कोई जान होती ही नहीं है, मतलब ये नॉन लिविंग कहलाए। लेकिन ये वायरस जैसे ही कोई लिविंग थिंग को टच करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, हम लिविंग थिंग कहलाए ना, ह्यूमन, कि जैसे ही ये वायरस अगर हमारी बॉडी पे टच करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये वायरस जिंदा हो जाते हैं। बाहर ये वायरस हमेशा नॉन लिविंग रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर ही
ये वायरस लिविंग थिंग बन जाते हैं, है कि नहीं। और इसकी वजह से ही तो ये वायरस जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमें नॉर्मल बीमारियां होती हैं, नॉर्मल जैसे बीमारियां होती हैं कि जैसे कि डायसेंट्री, मलेरिया, ये सब जैसी बीमारियां हैं, तो ये सब बीमारियां या फिर जैसे नॉर्मल फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये जो बीमारियां होती है या जैसे पोलियो जैसी बीमारियां, चिकन पॉक्स, ये सब बीमारियां इन वायरस की वजह से होती हैं। अभी जैसे करंटली आप लोग सब जानते ही हो कि जैसे ये कोरोना वायरस कहते हैं। तो ये वायरस है, ये जब तक हवा में रहता है ना तब तक ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जैसे ही ये हमारी बॉडी से टच करता है ना तो ये लिविंग थिंग बन जाता है, और फिर हमारी बॉडी में ये इतनी ग्रोथ करता है कि हमारी बॉडी की दूसरे सब फंक्शंस, दूसरी सब ग्रोथ को अटका देता है ये वायरस। ठीक है, तो इसे भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कह सकते हैं इसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। वायरस वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का मिक्सचर होता है कि नहीं। तो देखो ऐसे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। बैक्टीरिया, फंगीज, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब के बारे में आगे के स्टैंडर्ड्स में भी हमने सब पढ़ा है। हम लोग इस चैप्टर में और भी इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं, ये कहाँ पर रहते हैं। तो आपको पता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सेल से बना हुआ, सिर्फ एक छोटे से सेल से बना हुआ। तो इतने छोटे होते हैं। एक छोटा सा सेल कितना कहलाता है एक छोटा सा सेल, मतलब अंदाजे से अगर आप लोग जो है बाहर से कहीं से एक चम्मच जितनी मिट्टी लेकर आओ ना, एक चम्मच जितनी मिट्टी, ठीक है, बाहर से मिट्टी जैसे लेते हैं, तो उस एक चम्मच जितनी मिट्टी में अंदाजे से कि कुछ पूरी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ना, कुछ 700 750 करोड़, इससे भी ज़्यादा बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एक चम्मच जितनी मिट्टी में आ जाते हैं। इमेजिन कर सकते हो सिर्फ कि एक चम्मच जितनी मिट्टी में 700 750 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब इतने करोड़ों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वो एक चम्मच जितनी मिट्टी में होते हैं। तो आप इमेजिन कर लो वो कितने छोटे होंगे कि एक चम्मच में करोड़ों अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हो तो उसकी साइज कितनी छोटी होगी, है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो इतने छोटे और यूनिसेल्युलर होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने हुए एकदम छोटे। फिर भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगीज हैं, एल्गी हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, मतलब थोड़े बड़े भी होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जो ऑलमोस्ट हर जगह पर रह पाते हैं। कोई भी प्लेस हो ना, हर प्लेस पर ये रह पाते हैं। मतलब कि भाई जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये भले एकदम कोल्ड आइस जैसा, बर्फ जैसा एरिया हो, या तो फिर एकदम डेजर्ट जैसा एरिया हो, या तो फिर मार्शी एकदम वो पानी वाला दलदल जैसा एरिया हो, हर जगह पर ये रह सकते हैं। इवन कि दूसरों की बॉडी के अंदर भी ये बैक्टीरियाज, ये प्रोटोजोआज, हम लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर भी ये रह सकते हैं, बरोबर। और अंदर भी और बाहर नेचर में जो है वो ये फ्रीली भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूमते हैं। तो है ना, मतलब समझो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर है, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। तो क्या कहते हो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इतनी हर जगह पर आए हुए हैं, तो क्या ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, या तो फिर ये हमारे लिए एडवांटेजियस है, मतलब फ़ायदा देते हैं कि नुकसान करते हैं ये। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों हैं हमारे लिए दोनों काम करते हैं। ये हमें कुछ हद तक फ़ायदा भी देते हैं और कुछ हद तक हमें नुकसान भी करते हैं। हमें इस चैप्टर में यही तो देखना है ना, चैप्टर का नाम ही यही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, भाई दोस्त भी और दुश्मन भी। तो पहले पहले इसकी दोस्ती देखें। मतलब पहले हम लोग
पॉइंट देखे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे कैसे फ़ायदा देते हैं। तो ये काफ़ी जगह पर फ़ायदा देते हैं। कि ऐसे समझो कि भाई हमारे कितने सारे ऐसे काम हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से चलते हैं। अगर ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो ना, तो हमारे कितने सारे काम रुक जाएंगे। तो देखो ये क्या हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपको पता है कर्ड मतलब दही बनाना, और ब्रेड बनाने के लिए भी ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूर पड़ती है, इनके बिना नहीं बनता। आप लोगों को ये तो ध्यान है कि दूध में से दही बनाई जाती है। आपको ये प्रोसेस ध्यान होगी कि भाई दूध में से दही कैसे बनाते हैं। शायद घर पे आपने देखा होगा कि आपके मम्मी ऑलमोस्ट क्या करते हैं उसके लिए। तो आपके मम्मी जो है दूध को गर्म करके फिर उसमें पूरे दूध के पतीले में एक छोटा सा चम्मच जितना दही डाल देते हैं, और फिर पूरी रात पूरा दिन उसे ढक कर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह जो है वो देखो तो उस दूध में से पूरी दही बन जाती है। तो ये दूध में से दही बनी कैसे? एक छोटा सा चम्मच दही डालने पर ये पूरी की पूरी दही कैसे बन गई? पता है क्यों बनती है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस, नाम ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ सिर्फ ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब हर चीज ध्यान से सुनना। क्योंकि उस दही के अंदर, भले एक चम्मच जितनी दही के अंदर है ना, काफी सारे लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया उस दूध में से दही बनाते हैं। सोचो कि ये अगर बैक्टीरिया ही ना होते तो शायद दूध में से दही ना बनता, है कि नहीं? इसके अलावा यही बैक्टीरिया होते हैं जो चीज़ बनाने के लिए भी, आप जो पिकल खाते हो, जो अचार खाते हो, वो अचार बनाने के लिए भी, इवन कितनी सारी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए भी ये बैक्टीरियाज काम करते हैं। कि अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो फिर ये कितनी सारी चीज़ें शायद नहीं बन पाते। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि आप लोग घर में जैसे कुछ चीज़ें खाते हो ना, जनरली जैसे घर पर जो है वो इडली बनाते हैं, या तो फिर कोई खमण या और कोई चीज़ ऐसे बनाई जाती है। तो उसका जब आटा तैयार करते हैं ना, तो उस आटे को पानी में भिगोकर काफ़ी देर तक पहले रख दिया जाता है, ढक कर रख देते हैं, कहते हैं कि नहीं? हाँ, कि आटे को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस पानी को देखें ना, उस आटे को अगर देखें ना, तो उसमें थिकनेस आ जाती है ना, एकदम थिकनेस हो जाती है। उसके बाद उसमें से चीज़ें बनाई जाती है। फिर उसमें से भले फिर वो इडली या खमण या ढोकला या जो भी चीज़ें आप लोग बनाते हो, तो पता है उनके उस आटे में ये थिकनेस क्यों आती है? तो वो भी इन बैक्टीरियाज की वजह से आती है। तो ऐसे ऐसे आटे में अगर ये थिकनेस ना आती हो ना, तो शायद दूसरी चीज़ें बन ही नहीं पाती, है कि नहीं? इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्री, केक। आपको पता है केक एकदम वो स्पंजी केक होता है, सॉफ्ट जो है वो केक होता है, सॉफ्ट वो ब्रेड। अब वो पाव भाजी के पाव खाते हो तो एकदम सॉफ्ट होते हैं वो। तो उनमें वो सॉफ्टनेस किसकी वजह से आती है? इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उनमें यीस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, जिसकी वजह से उनमें ये इतनी अच्छी थिकनेस और इतनी अच्छी सॉफ्टनेस आती है। तो देखो ये है ना, हेल्पफुल है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा इसका अगर यूज़ देखें ना, तो दूसरा यूज़ आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़, कमर्शियल मतलब कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए कि जिसको बाहर मार्केट में अच्छी तरह से बेचा जाए। जैसे आपको पता है कि भाई कुछ अल्कोहल, जो दारू जैसी चीज़ें, अल्कोहल बनाने के लिए, या तो फिर एसिडिक एसिड जिसे विनेगर कहते हैं। आप लोग खाने में डालते हो ना विनेगर, या तो जब वो चाइनीज़ बाहर से लेने जाते हो तो उसमें वो पानी जैसा डालते हैं, विनेगर डालते हैं। तो ये विनेगर जैसी चीज़ें, अल्कोहल जैसी चीज़ें, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाई जाती हैं। पता है अल्कोहल कैसे बनाते हैं? तो जनरली अल्कोहल जो होता है, ये जनरली जो दही
जो चावल होते हैं जैसे राइस हुए या तो फिर जो खराब फ्रूट्स हुए, उनके रस में से, उनके जूस में शुगर ऐड करके उस जूस को सड़ाया जाता है। हम्म क्या करते हैं, तो जो भी ये चीज़ें होती है ना, कि जैसे भाई चावल हुए या तो फिर सड़े हुए फ्रूट्स हुए, उन सब का जूस निकालते हैं। फिर उसमें थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट आता है जो ब्रेड में यूज़ करते हैं, वैसा यीस्ट उसके अंदर ऐड करते हैं और उन्हें कुछ देर के लिए सड़ा देते हैं। जैसे ढक कर रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, और उनमें से फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये अल्कोहल तैयार होता है। ये अल्कोहल इस तरह से चीज़ों को सड़ा कर, और ये अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फर्मेंटेशन प्रोसेस, कि जिसमें शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जो शुगर हुआ, कोई भी मीठी चीज़ होती है ना, उसको एकदम से सड़ा कर उसमें से ये अल्कोहल बनाते हैं, जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, ये अल्कोहल बनाने की। समझ रहे हो? तो देखो, इसका कमर्शियल यूज़ भी है, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। या फिर दूसरा देखें, दूसरा आता है, वो आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ मतलब कि भाई दवाइयाँ बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। पता है, इनकी एक अच्छी खासियत है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक अच्छी खासियत है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमार भी करते हैं और इनकी दवाइयाँ भी इनमें से ही बनती है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया बीमार भी करते हैं और वही बैक्टीरिया में से दवाई भी बनाई जाती है कि नहीं अजीब? यही चीज़ें हमें बीमार भी करती हैं और यही चीज़ें उनमें से दवाइयाँ बनाने के लिए भी हमें हेल्प देती हैं। आप लोगों को जैसे जान होगा कि भाई जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जनरली एक पेनिसिलियम नाम का इंजेक्शन देता है। पेनिसिलियम नाम का इंजेक्शन आता है, आप लोगों को नाम तो नहीं ध्यान होगा, लेकिन वो इंजेक्शन आता है ये। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे देता है हमें, कुछ कैप्सूल दे देता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो बनाए जाते हैं ना, ये दवाइयाँ, ये जो इंजेक्शन, ये जो कैप्सूल, इनका मेन सोर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, उनमें से ही ये बनाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, उन्हें ये मार देते हैं। समझ रहे हो? जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। इसीलिए तो इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, के जो हमारे अंदर के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हो। कि आज के टाइम में भी बैक्टीरिया है, फंगीज हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं जिनमें स्ट्रेप्सोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब नॉर्मल दवाएं हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज़ होती हैं। इनका जो मेकिंग होता है, ये जो बनाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया और फंगीज में से ही बनाए जाते हैं। और इनका काफ़ी जगह पर ऑलमोस्ट बीमारियों के लिए, नॉर्मल जो बीमारियां आती हैं उनके लिए इनका यूज़ होता है, ऐसी दवाइयाँ यूज़ होती हैं। आपको पता है इवन कि जानवरों में भी जब बीमारी आती है तो उनमें भी बीमारियां रोकने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो दवाइयाँ भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं, जानवरों के लिए भी दवाइयाँ। और कितनी सारी जो वैकिन होती है, वो वैकिन्स भी इनमें से बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बनाते हैं। अब ये वैकिन्स मतलब क्या? अब एक ये पॉइंट समझना बेटा कि वैकिन्स मतलब क्या कहते हैं। वैकिन्स वो होते हैं कि हमारी बॉडी में पहले ही बीमारी हो ना, उससे पहले ही ये वैकिन्स हमारी बॉडी में ऐड की जाती हैं, कि जिससे हमें फ्यूचर में कभी भी वो बीमारी ना हो। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, तो इसका एक एग्जांपल आता है, वो आता है पोलियो वैक्सीन। आप लोगों को पता है कि भाई जो भी 5 साल से कम एज के जो भी बच्चे हो ना, उन्हें कंपलसरी पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। मतलब पोलियो की ये दवाई पिलाई जाती है कंपलसरी।
उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो उन्हें पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं पता है? क्योंकि ये वैक्सीन इसीलिए होती है कि फ्यूचर में कभी भी, जिंदगी में कभी भी उन्हें वो पोलियो की बीमारी नहीं होगी। ये वैक्सीन में क्या होता है, तो इस वैक्सीन के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऐसे काम करते हैं कि ये वैक्सीन जब डाली जाती है, ये वैक्सीन जैसे दवाई पिलाई जाती है जैसे, तो हमारी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में तब तक रहते हैं कि भाई जब तक, इवन समझो कि भाई लाइफ टाइम हमारी ये बॉडी में रहते हैं, कि जिससे बाय चांस अगर बाहर से कोई बीमारी आ भी जाए ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बीमारी को पहले ही रोक देते हैं। वो दवाई उस बीमारी को पहले ही रोक देती है, हमारी बॉडी में आने ही नहीं देती। इसीलिए तो ये वैक्सीन वो छोटे बच्चों को कंपलसरी दी जाती है। तो है कि नहीं? ये भी तो किस्में से बनाए जाते हैं, इनमें से ही ना। प्रेजेंट टाइम में कॉलेरा, टीबी जो ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, इसके अलावा दूसरी कितनी सारी जो है वो जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए ऐसी वैक्सीन बनाई गई है। और इस वैक्सीन के थ्रू जो है वो इस बीमारियों को ख़त्म किया गया है। कि कॉलेरा जैसी या पोलियो जैसी, टीबी जैसी बीमारियां हैं, आज पहले ही दवा दे देते हैं। आपको पता है जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उन्हें जो है कोई एक आध साल के अंदर ही उन्हें ना टीके लगवाते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ पे जो है वो चेक करना, आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में आपके शोल्डर के पास कहीं पर टीके लगे हुए होंगे, उसको उसका निशान होगा, हाथ पर निशान होगा आपका टीके का। पता है ये टीके क्या होते हैं? ये एक तरह की वैक्सीन ही है, ये एक तरह की दवाई लगाई जाती है। बच्चे पैदा होते ही उन्हें एक साल के अंदर ही 2 से 3 ये वैक्सीन्स, ये टीके लगवाए जाते हैं। आप लोगों को न ध्यान हो ना, तो आपके पेरेंट्स से पूछना, आपके पेरेंट्स से पूछना, मम्मी या पापा से, कि भाई भाई आपने जो है वो ये मुझे बचपन में से टीके लगवाए थे। तो ये जो होता है ना, वो एक तरह की वैक्सीन्स हैं। ये वैक्सीन पहले ही हमारी बॉडी में ऐड कर दी जाती है कि जिससे लाइफ टाइम हमें वो बीमारी ना हो। जैसे अगर आपको टीबी की वैक्सीन अगर लगा दी जाए ना, मतलब ज़िंदगी भर आपको कभी टीबी नहीं होगा। आपको पोलियो की वैक्सीन अगर लगा दी जाए, वो टीका अगर लगा दिया जाए या दवाई पिला दी जाए, तो आपको ज़िंदगी भर कभी भी वो क्या कहते हैं पोलियो नहीं होगा। है कि नहीं? तो कितना अच्छा जो है वो ये हमारे साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है ना, इसकी वजह से ही तो आज कितनी जगहों पर ये ऐसी चीज़ें यूज़फुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में भी तो यूज़ होता है ना। आज प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, एक जनरल बात करें, तो आज जैसे ये हमारा टाइमिंग, जैसे ये कोविड-19 का, कोरोना का जैसे ये टाइमिंग चल रहा है, तो आपको पता है पूरी दुनिया आज इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए ही निकली है। इसकी दवा नहीं बनेगी, ध्यान रखना बेटा, इसकी दवा नहीं बनेगी, इसकी वैक्सीन बनेगी, जो दुनिया के हर इंसान को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जब फ्यूचर में ये जब भी ये दवा मिली ना, जब भी ये दवा मिली, ध्यान देना, तो ये देखना कि भाई ये दवा नहीं होगी, इसकी वैक्सीन बनाई जाएगी। मतलब एक टीके की तरह, या तो कोई एक लिक्विड, जैसे पोलियो की कैसे 5 बूंदें पिलाई जाती हैं, तो ऐसे या तो दवाई होगी ऐसी, या तो फिर कोई एक इंजेक्शन लगाया जाएगा कि दुनिया के हर इंसान को ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। आपको, मुझे, हर किसी को कंपलसरी ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये इंजेक्शन इसीलिए होगा कि फ्यूचर में कभी किसी को ये कोरोना वायरस न हो। सोच रहे हो ना, जब दवाई आएगी ना, तब ध्यान रखना कि ऐसे होगा फिर, कि दुनिया में हर किसी को, इमेजिन तो करो, दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, हर किसी को ये वैक्सीन कंपलसरी लगाई जाएगी कि जिससे कभी किसी को ये बीमारी ना हो। है कि नहीं? तो देखो, इसीलिए ये वैक्सीन वो भी किस में से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन वायरस में से ही बनाई जाती है। आज पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है कि इस वायरस के थ्रू हम लोग ऐसी दवाइयाँ ढूंढें, कि काश ऐसी कोई दवाइयाँ मिल जाए, है ना, कि जिससे पूरी दुनिया ठीक हो जाए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन के लिए भी कितने यूजफुल हैं, है ना। इसके बाद इसका 4th यूज आता है, जैसे नंबर 4 है ये पॉइंट, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसका मतलब कि भाई सॉइल की भी ग्रोथ के लिए
सॉइल को फर्टाइल बनाना, जमीन को नरम बनाने के लिए भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। किसके लिए? तो जमीन को नरम बनाने के लिए भी इनका यूज होता है। आपको पता है कितने सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन हुआ, उस नाइट्रोजन को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं। ये सॉइल वो डायरेक्टली तो वो नाइट्रोजन ले नहीं सकती ना, लेकिन सॉइल में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़रूरी है। और ये बैक्टीरियाज ही होते हैं जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेकर और ज़मीन में मिक्स करते हैं, कि जिससे ज़मीन में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन बढ़ता जाए, और उस नाइट्रोजन की वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल अच्छी तरह से सॉफ्ट होती है। तो इसलिए देखो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। आप लोगों को ये पॉइंट भी आप लोगों ने आगे सुना होगा कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इवन फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं। कहते हैं ना कि दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उस सॉइल को काफ़ी हद तक बहुत अच्छा फर्टाइल बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, बरोबर। और इनके अलावा दूसरी चीज़, दूसरा ये यूजफुल होते हैं, तो नंबर 5 पॉइंट आता है, वो आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए भी, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी हैं। कैसे एनवायरनमेंट को कैसे ये साफ करते हैं? तो पता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो नेचर में से ऑलमोस्ट चीज़ों का डीकम्पोज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं। तो डीकम्पोज मतलब क्या, कि उन चीज़ों को सड़ा देते हैं और उन्हें नेचर के साथ मिक्स कर देते हैं। उन चीज़ों को सड़ा कर उन चीज़ों को नेचर के साथ मिक्स कर देते हैं। आप लोगों को वो ध्यान है कि भाई पहले इसके आगे वाला चैप्टर भी हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि भाई फार्मर्स जो होते हैं ना, वो मेन्योर बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स या तो मेन्योर तैयार करते हैं, है ना। उन खेतों में जो है वो सीड्स के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए मेन्योर डाला जाता है। ये मेन्योर कैसे बनाते हैं? तो ये मेन्योर वो जो भी कचरा वगैरह होता है ना, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल के पील्स हुए, उसके छिलके हुए, सड़े हुए पेड़ों के पत्ते हुए, या पुरानी कुछ लकड़ियाँ, सब नेचर का जो भी कचरा होता है ना, इन सब कचरों को एक खड्डे में जमा कर देते हैं। ज़मीन के अंदर एक खड्डा बना दिया जाता है, उसमें एक जमा कर देते हैं उसे, और उसे ढक कर रख देते हैं कि काफ़ी दिनों तक वो सड़ता रहे। उन्हें कौन सड़ाता है? तो उन्हें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ाते हैं, कि जिन्हें ये समझो, इसे सड़ाने की ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। उसे वो डीकम्पोज करते हैं। इस डीकम्पोज करने के बाद धीरे धीरे जब उन पूरे सब जो भी ये वेजिटेबल फ्रूट्स का कचरा हुआ, जो भी सूखे हुए पत्ते हुए, इन सब का जब डीकम्पोज हुआ ना, तो डीकम्पोज होने के बाद ही उनमें से फर्टिलाइज़र बनता है, उनमें से मैन्योर बनता है कि नहीं। और उसी मैन्योर की वजह से फिर सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़मीन और ज़्यादा अच्छी बनती है कि नहीं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट की हेल्प के लिए या इन्वायरमेंट की क्लीनिंग के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी क्लीनिंग में ऐसा होता है कि जब पता है कोई भी चीज़ आप लोग जब रास्ते पे फेंक देते हो, या मैंने पता है रास्ते पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं, मरे हुए होते हैं वहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मरे हुए कीड़े मकोड़े वहाँ से कुछ ही घंटों में वहाँ से गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। आपने आपके घर के बाहर या कहीं पर रास्ते पर कोई छोटा सा कॉकरोच, कोई छोटा सा चूहा या और किसी को ऐसे मरा हुआ पड़ा देखा होगा, लेकिन दूसरे दिन जाकर देखो ना, या कुछ घंटे बाद जाकर देखो ना, तो वो कॉकरोच या वो चूहा, वो मरा हुआ वहाँ पे होता ही नहीं है। तो वो कहाँ चला गया? उसकी डेड बॉडी कौन लेके गया? कहाँ चले जाते हैं वो चीज़ें? तो ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? तो ये चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डीकम्पोज कर देते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई भी नहीं देते, और ये उन्हें क्या कर देते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी तो रखते हैं ना, है कि नहीं। तो ये
इस तरह से डीकम्पोज करना। लेकिन आपको पता है ये डीकम्पोज सिर्फ नेचुरल चीज़ों को ही किया जाता है, दूसरी चीज़ों को नहीं। जैसे कि अगर प्लास्टिक का कचरा हो, कोई आयरन का कचरा हो, तो उन्हें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज नहीं करते। वो चीज़ें उल्टा नेचर को, इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं, है ना। प्लास्टिक की चीज़ें, दूसरी चीज़ें वो नेचर को ख़राब करती हैं। बाकी चीज़ें, कोई अगर आपका सब्जी का कोई छिलका भी हो, कैसे आपके घर में जो है वो ये आप लोग सीधा घर के बाहर, खिड़की के बाहर से फेंक देते हो, बालकनी में से नीचे फेंक देते हो। कोई ऐसा कचरा होता है, कोई जो है वो ये सब्जी फ्रूट का कोई पील हो, कोई छिलका हो, सीधा नीचे फेंक देते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें फेंको ना, तो क्या होता है कि भाई अगर रास्ते पे गिरी भी ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ही घंटों में उसे डीकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में मिक्स कर देते हैं उसे, इन्वायरमेंट को साफ कर देते हैं वो। लेकिन सिर्फ ऐसी नेचुरल चीज़ों को, प्लास्टिक की चीज़ें या दूसरी चीज़ें आप लोग ऐसे रास्ते पर फेंक दो तो वो रास्तों को ख़राब करती है, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। समझ आ रही है ना बात। तो देखो इस तरह से ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, है ना। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाए ना। तो आज जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दोस्ती देखी ना हमने, अब कल इसकी दुश्मनी भी देखेंगे। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।